नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम सूर्य तप के बारे में विशेष तौर पर अध्ययन किए थे। सूर्य तप यानी एक ऐसी किरण जो सूर्य से निकलती है प्रकाश और उष्मा के रूप में और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। ब्रह्मांड में चाहे सौरमंडल कहें यानी कहीं ना कहीं सूर्य का जो प्रकाश होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलता है और हमारे सौरमंडल के सभी हिस्सों को प्राप्त होता है। अब अगर हम पृथ्वी के संदर्भ में सौर प्रकाश को देखें, जिसे हम सूर्य तप के नाम से जानते हैं, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के संदर्भ में देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि पृथ्वी का जो कुछ हिस्सा होता है वह वर्ष भर गर्मी की तपिश झेल रहा होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे हिस्से भी होते हैं, खासकर ध्रुवीय और ऊंचाई वाले हिस्से, जो वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहते हैं। तो एक बात जो जहन में आती है वो ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आखिर सूर्य से जो निकलने वाली जो किरण है, जो प्रकाश के साथ साथ उष्मा भी अपने साथ ले आती है, वो क्यों नहीं धरातल के सारे हिस्सों को बराबर मात्रा में प्राप्त होती है। तो कुछ कारण है। आखिर कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण सूर्य का जो ताप होता है वो कुछ हिस्सों में ज़्यादा प्राप्त होता है और कुछ हिस्सों में कम प्राप्त होता है। आज हम सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारकों में पहला कारक है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। यानी सूर्य की किरणें आती तो हैं और किरण मेनली देखा जाए तो किरणों में तिरछापन विभिन्न माध्यमों की ही वजह से हो सकता है। नहीं तो निर्वात में किरणें सीधी ही रेखा में चलेंगी, लेकिन उनका मार्ग भी लगभग सीधा होगा, लेकिन किरणें हमारे यहाँ तिरछा पड़ती हैं। इसके पीछे कारण है। हम थोड़ा सा पृथ्वी के संदर्भ में अगर उसके रेखा चित्र पर नज़र दौड़ाएं तो हमको देखने को मिलेगा कि जो पृथ्वी का जो एक रेखा चित्र होता है उसमें जो लेटी हुई रेखा है, जिसको हम धरातल के समांतर रेखा कहते हैं, यानी इनको धरातल के समांतर होने के कारण इसको हम समांतर रेखाएं भी कहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो समांतर रेखाएं होती हैं, अगर इसके हिसाब से मिलाया जाए तो ये धरातल के समांतर होगी। इन समांतर रेखाओं में कुछ रेखाओं के नाम हैं, जैसे 0 डिग्री अक्षांश है, इसको हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, बृहद वृत्त, कई अन्य नामों से जानते हैं। अगर हम इसके उत्तर में पढ़ेंगे, यानी ऊपर की तरफ उत्तर में जाएंगे, तो उत्तर में 23.5 अंश उत्तरी जो रेखा है, अक्षांश रेखा, उसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसी तरह से विषुवत रेखा के दक्षिण में जब आएंगे 23.5 अंश पर, इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। होता क्या है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कहीं ना कहीं झुकाव जो है वो 23.5 अंश है और अपनी कक्षा के साथ जो कोण बनाती है वो 66.5 अंश बनाती है। दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना अंश झुकी है? 23.5 अंश। जो अपनी कक्षा के साथ कितना कोण बना रही है? 66.5 अंश। 0 डिग्री अक्षांश को किस रेखा के नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा। और 23.5 अंश उत्तरी रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी रेखा को मकर रेखा। देखिए, ये सब कुछ ऐसे मूल बिंदु हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, तो निश्चित तौर पर इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। होता क्या है कि सूर्य कभी परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति के फलस्वरूप सूर्य कभी एक निश्चित बिंदु पर नहीं दिखाई देता है, यानी उसमें उसकी दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन होता रहता है। होता क्या है कि 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है। तो विषुवत रेखा पर होने के कारण चूंकि ये यहाँ पर समकोणीय स्थिति में होता है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास, तो यहाँ किरणें क्या होती हैं? लंबवत पड़ती हैं। लेकिन बाकी हिस्सों में किरणें क्या होती हैं? तिरछी पड़ती हैं।
तो इन्हीं के कारण क्या होता है, अब जाहिर सी बात है कि जब किरणें लंबवत होंगी तो उनको कम दूरी तय करनी पड़ेगी, और जब कम दूरी तय करनी पड़ेगी तो ऊर्जा भी कम नष्ट होगी, और जब ऊर्जा कम नष्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि ऊर्जा बड़े पैमाने पर उस हिस्से को प्राप्त होगी। और इसीलिए 21 मार्च को पृथ्वी पर सभी हिस्सों में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। लेकिन 21 मार्च के बाद धीरे धीरे सूर्य क्या होता है, ऊपर की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायण की स्थिति में होता है। तो यानी 21 मार्च के बाद उत्तरायण की स्थिति में होने के दौरान ही सूर्य अभी आगे यानी ऊपरी हिस्से में चढ़ रहा होता है, और 21 जून तक आते आते यह कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। यानी इस समय पृथ्वी के उत्तरी हिस्से में ज़्यादा ताप प्राप्त होता है, क्योंकि यह 23.5 अंश अक्षांश रेखा के ऊपर समकोण की स्थिति में होता है, जिसके कारण यहाँ दिन बड़ा हो जाता है। यहाँ दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है। लेकिन इसी के ठीक विपरीत यहाँ जब सूर्य होता है कर्क रेखा पर, तो मकर रेखा पर इनकी किरणें काफ़ी तिरछी हो जाती हैं, और तिरछी होने के कारण ये लंबा दूरी तय करती हैं और प्रकाश भी काफ़ी नष्ट हो जाता है। इसके कारण यहाँ पर रात बड़ी हो जाती है। यानी 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, तो उसी के समकक्ष रात बड़ी होती है मकर रेखा पर। लेकिन ठीक फिर यहाँ से सूर्य वापस लौटना शुरू करता है, जिसे हम दक्षिणायन की स्थिति कहते हैं, और 23 सितंबर को वापस भूमध्य रेखा पर पहुँच जाता है। और भूमध्य रेखा पर जब 23 सितंबर को पहुँचता है तो फिर से दिन और रात बराबर हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद चूंकि इसकी गति दक्षिण की तरफ होती है, तो दक्षिण की तरफ आते आते यह 22 दिसंबर को यहाँ पे पहुँच जाता है, और इस समय उत्तर भारत क्या उत्तरी पूरी गोलार्ध में ठंडी पड़ रही होती है और दक्षिणी गोलार्ध में भयंकर गर्मी होती है, क्योंकि इस समय सूर्य इस रेखा पर समकोण की स्थिति में होता है, और सूर्य की किरणें यहाँ कम दूरी तय करती हैं, और यहाँ ये हिस्सा उत्तरी गोलार्ध तिरछा होने के कारण ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है। तो इसके कारण मकर रेखा पर दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत कर्क रेखा पर दिन छोटा और रात बड़ी होती है। तो होता क्या है कि सूर्य की किरणें हमेशा किसी पूरे पृथ्वी के समस्त हिस्सों पर लंबवत नहीं पड़ती है, और इसके लिए ये 4 डेट आपको निश्चित तौर पर जहन में होना चाहिए कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होगा, और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर होगा, और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होगा। और इसी की जो ये स्थिति में परिवर्तन है, ये कहीं ना कहीं जब सूर्य किसी हिस्से पर लंबवत होता है तो वहाँ प्रकाश ज़्यादा प्राप्त होता है, और जब सूर्य किसी हिस्से पर लंबवत नहीं होता है बल्कि तिरछा होता है तो वहाँ पर कम प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है। तो यही है किसी भी पृथ्वी के ठंडे और गर्म होने का रहस्य, और इसमें किरणों का तिरछापन प्रमुख कारक है प्रभावित करने के लिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है दिन की अवधि। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 अंश झुकी है और अपनी धुरी पर ही घूम रही है, जिसे हम घूर्णन गति बोलते हैं। और वह पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, यानी सूर्य के सहारे परिक्रमा कर रही है, उसको हम परिक्रमण गति बोलते हैं। तो ये झुकाव ही होता है जो पृथ्वी के संदर्भ में दिन और रात होने के लिए एक प्रमुख कारण होता है। झुकाव के साथ साथ अपनी धुरी पर घूर्णन ही पृथ्वी पर दिन और रात होने के लिए परिस्थितियां तैयार करता है। और उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रकाश यहाँ ज़्यादा मिल रहा होता है, तो इस ओर दिन बड़ा होता है। और उत्तरी जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है यहाँ पर तो 6 महीने का दिन होता है, यानी 6 महीने दिन ही दिन होता है।
और इसी प्रकार जब ये यहाँ बीच में होता है तो सूर्य का प्रकाश बराबर मिलता है, इसलिए दिन और रात बराबर हो जाता है। और इसी तरह से जब मकर रेखा पर होता है तो यहाँ दिन बड़ा होता है और दक्षिणी गोलार्ध पर दिन लगभग 6 माह का होता है। यानी सूर्य की किरणों में तिरछापन और उसकी स्थिति में परिवर्तन और उसका झुकाव दिन की अवधि को भी छोटा और बड़ा करता है। अब आते हैं तीसरे प्रमुख कारक पर, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। वैसे तो हम औसत दूरी ही जनरली पढ़ते रहते हैं कि औसत दूरी पृथ्वी से सूर्य की दूरी ही प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है और बताया भी जाता है कि लगभग 149 मिलियन किलोमीटर है, जिसको हम भारतीय मानक पद्धति में देखा जाए तो भारतीय गणना पद्धति के अनुसार 14.90 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आता है। यानी लगभग इसको 15 करोड़ के रूप में देखा जा सकता है। तो ये तो हो गई औसत दूरी। लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच कभी कभार ऐसी भी स्थिति आती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। तो जब दूरी ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है किरणें भी लंबी दूरी तय करके आएंगी, तो कम मात्रा में धरातल तक पहुंचेंगी। लेकिन जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होगी तो उनको कम दूरी तय करना पड़ेगा, इसलिए बड़ी मात्रा में वो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचा पाएंगे। इसमें होता क्या है कि 3 जनवरी जब हमारे यहाँ ठंडी पड़ रही होती है, 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। यानी 3 जनवरी का डेट आपको याद रखना होगा। आपको आश्चर्य भी होगा कि ठंडियों के दौरान पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम कैसे होगी। तो निश्चित तौर पर मानिए यह प्रकृति का एक उपहार है हम सभी के लिए कि 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होने के कारण ही जो ठंडी पड़ती है वो अभी 7% कम पड़ती है। अगर शायद ये दूरी अपनी औसत दूरी पर रहती तो 7% आपको ज़्यादा ठंडियों का और भी एहसास होता। अब ये कल्पना कितना कठिन होगा कि इतने ठंडी में हम जब इतनी परेशानी झेल रहे होते हैं, 7% और ठंडी हो जाए तो कितनी तकलीफ़ें होंगी। तो ये प्रकृति का उपहार है हम सभी को कि 3 जनवरी का ही दिन वो समय होता है, यानी जनवरी के महीने के आसपास ही पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाती है और वो दूरी लगभग 147 मिलियन किलोमीटर हो जाती है, यानी 14.7 करोड़ किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर इसे कह सकते हैं। तो 14.70 करोड़ किलोमीटर के आसपास हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यह एक बड़ी अच्छी बात है कि 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है, तो इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को थोड़ा ज़्यादा मिल रहा होता है, इसीलिए 7% ठंडी कम पड़ती है। और इसी के उलट दक्षिणी गोलार्ध में 7% गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक उसी प्रकार जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक हो जाती है, यानी सर्वाधिक होती है, और ये समय होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई हमारे यहाँ प्रचंड गर्मी पड़ रही होती है, लेकिन इत्तेफाक से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ज़्यादा होने के कारण वो गर्मी भी 7% कम पड़ती है। नहीं तो हम 7% गर्मी की और ज़्यादा कल्पना कर लें तो शायद अस्तित्व मिटने के कगार पर पहुंच जाएगा। यानी 4 जुलाई ही वह दिन है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है और इस स्थिति को हम अपसौर बोलते हैं। अपसौर यानी एपहेलियन। और इस समय लगभग सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 152 मिलियन किलोमीटर यानी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर के आसपास होती है। तो ये भी पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो घटती बढ़ती दूरी है, ये सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने का कार्य करती है। चौथा है सौर कलंक। पिछले क्लास में मैंने सौर कलंक के बारे में चर्चा किया था। जब सूर्य का सूर्योदय होता है तो उस समय हम चमकते हुए दीप्तिमान सतह पर काले काले धब्बे देखते हैं। दरअसल यही काले काले धब्बे सौर कलंक के नाम से जानते हैं।
और ये काले काले धब्बे दरअसल प्रकाश का उत्सर्जन कार्य करते हैं, इसलिए उनका रंग उत्सर्जन के कारण काला हो जाता है और वो काले धब्बे के समान सूर्य की सतह पर दिखाई देते हैं। यानी अगर काला धब्बा ये अधिक होता है, यानी सौर कलंक अधिक होता है, तो सूर्यातप की मात्रा बढ़ जाती है, और जब मात्रा बढ़ेगी, ज़्यादा प्रकाश और ऊष्मा निकलेगा तो वो ज़्यादा पृथ्वी को प्राप्त होगा, यानी गर्मी ज़्यादा होगी। यानी सौर कलंक की बढ़ती मात्रा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है सूर्यातप से। यानी सौर कलंक बढ़ेगा, काले धब्बे बढ़ेंगे, सूर्याताप की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी सौर कलंक के घटने बढ़ने की जो मात्रा है वो भी सूर्यातप को प्रभावित करती है और साथ ही साथ उसके वितरण को भी प्रभावित करती है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ये जो काले धब्बे होते हैं इनका भी एक चक्र होता है जिसे 11 वर्ष से तय किया जाता है। यानी पहले 11 वर्ष में ये घटता है और दूसरे 11 वर्ष में ये बढ़ता है, या फिर पहले 11 वर्ष में ये बढ़ता है, दूसरे 11 वर्ष में घटता है। तो 11 वर्ष का 2 चक्र होता है और पूरा चक्र मिलाकर हो जाता है 22 वर्ष। यानी अगर कोई पूछे कि सौर कलंक का चक्र की कुल चक्र की जो अवधि है वो कितनी होती है, तो 22 वर्ष। एक चक्र की अवधि कितनी होती है, 11 वर्ष। तो कुल चक्र अगर पूछा जाए तो 22 वर्ष का ही माना जाता है। यानी सौर कलंक पहले 11 वर्ष में घटते या बढ़ते हैं और दूसरे 11 वर्ष में फिर से घट बढ़ रहे होते हैं। तो ये स्थिति होती है सौर कलंक में, यानी सौर कलंक बढ़ेगा, सूर्याताप बढ़ जाएगा। अंतिम जो बिंदु है वो है वायुमंडल का प्रभाव। सूर्यातप आता है, हमारा वातावरण गैस, धूल और जलवाष्प से मिलकर बना है, जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। अब गैस, धूल, जलवाष्प के सम्मिलित होने के कारण जो सूर्यातप आता है ये इन माध्यमों से होकर गुजरता है, और जब ये इन माध्यमों से होकर गुजरता है तो निश्चित तौर पर उस पर कोई ना कोई प्राकृतिक प्रभाव देखने को मिलता है, और वो प्राकृतिक प्रभाव 3 रूपों में देखने को मिलता है। पहला है प्रकीर्णन, जिसको हम स्कैटरिंग इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, और तीसरा है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। वैसे देखा जाए तो मैं एक आंकड़ा और भी आपको उपलब्ध करा देता हूँ कि जो सूर्य से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय प्रकाश ऊर्जा का जो स्रोत होता है, जो सौर ऊर्जा मोटे तौर पर कहा जाए, सौर ऊर्जा जो 100% चलती है वो केवल 51% ही पृथ्वी को प्राप्त होती है। यानी 100% जो ऊर्जा पृथ्वी की तरफ आती है उसमें से केवल 51% ही हमें प्राप्त होता है, और उसी में ये पूरी जो जगत की लीलाएं हैं वो होती हैं, उतने ही प्रकाश में। आइए जानते हैं कि ये प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन क्या होता है कि जब अदृश्य कण, धूल कण, जलवाष्प जो होता है, उनके कणों का व्यास जो विद्युत चुंबकीय तरंग है यदि उससे कम होता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के जो तरंग से यदि अदृश्य जो कण होते हैं उनका व्यास कम होता है तो वो प्रकाश की किरणों को फैला देती हैं। यानी जैसे ही प्रकाश की किरण उन अदृश्य कणों के से होकर गुजरती है वो फैल जाती है चारों दिशाओं में, और फैलने के प्रभाव को ही हम प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। और फैलने के कारण उसमें कुछ किरणें नष्ट हो जाती हैं, कुछ किरणें वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं, और बहुत कम मात्रा ही धरातल की तरफ फैलकर आ पाती हैं। और निश्चित तौर पर जो ये प्रकीर्णन है, ये प्रकीर्णन ही प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं को रंग देने का कार्य करता है। जैसे आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के प्रभाव से ही दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य के अगल बगल या सूर्य के पास में होने वाली जो लालिमा है वो भी प्रकीर्णन के प्रभाव से ही दिखती है। तो प्रकीर्णन का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने में। दूसरा है परावर्तन।
सूर्य के प्रकाश की किरणें चलती हैं, लेकिन धरातल के साथ साथ वायुमंडल के बहुत सारे जो धूल कण जलवाष्प होते हैं वो उसको प्रकीर्णन न करके परावर्तित करा देते हैं। जैसे कोई प्लेन सतह है, उस पर सूर्य की किरणें आएंगी तो जाहिर सी बात है उसको पार करके न जाते हुए वो परावर्तित होकर वापस लौट जाती हैं। दरअसल ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हमारी प्रकृति में होती हैं जब सूर्य की किरणें आती तो हैं लेकिन सतह से टकराकर वापस पुनः लौट जाती हैं, और इस प्रक्रिया को हम परावर्तन के नाम से जानते हैं। दरअसल सूर्य के प्रकाश की किरणें धरातल के जितनी भी बर्फीली सतह हैं उनसे सबसे ज़्यादा परावर्तित होती हैं। चमकीली सतह, चिकनी सतह, सफ़ेद सतह, इन सब चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा परावर्तित होती हैं, और इसी गणना को हम एल्बिडो के नाम से जानते हैं, और पृथ्वी का एल्बिडो 24 से 34% माना जाता है। यानी परावर्तन उस स्थिति में होगा जब अदृश्य कणों का व्यास विद्युत चुंबकीय तरंग यानी सौर ऊर्जा की तरंग जो है उससे ज़्यादा होगा। यानी जब अदृश्य कणों का व्यास इस विकिरण तरंग से ज़्यादा होता है तो ऐसी परिस्थिति में परावर्तन की क्रिया होती है, और ऐसा माना जाता है कि लगभग प्रकीर्णन और परावर्तन से 35% किरणें वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं। यानी 100 में से 35% यहीं निकल जाती हैं केवल इन दोनों प्रक्रियाओं से। और तीसरी जो प्रक्रिया वायुमंडल के प्रभाव के अंतर्गत पढ़ी जाती है वो है अवशोषण। यानी वायुमंडल में बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जो सौर ऊर्जा यानी सौर किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। तो अवशोषित करने के कारण क्या होता है, वायुमंडल गर्म भी होता है, और अवशोषित करने के कारण उस किरणों का उपयोग भी होता है, और इसी के कारण वायुमंडल तो गर्म होता है लेकिन धरातल पर उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार यदि देखें तो लगभग 14% जो सौर ऊर्जा होती है वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और जिसके कारण ये धरातल तक पहुंच ही नहीं पाती है। इस प्रकार ये कहा जाता है कि सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में वायुमंडल का भी एक बड़ा प्रभाव है। और मैंने ये आंकड़ा दिखाया कि 100% जो किरणें धरातल की तरफ आती हैं उसमें से 35% प्रकीर्णन और परावर्तन से धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं यानी वापस लौट जाती हैं, और 14% यहाँ अवशोषण से समाप्त हो जाती हैं। यानी 35 और 14 होता है 49, और 100 में से 49 घटाएंगे तो बचेगी मात्रा 51 की, जिसको मैंने आंकड़ों के रूप में बताया था कि हमारे धरातल को केवल 51% सूर्यातप की ही प्राप्ति होती है। और ये है सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में एक लगभग बेहतर कहा जाए और संक्षिप्त कहा जाए सारगर्भित जानकारी, जो आपको मदद करेगी सूर्यातप के वितरण को जानने में। धन्यवाद।